गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कि भाई केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो फॉर्मूला कैसे तैयार करे। और खासकर जब क्लास 12th में जब आप फॉर्मूला मेकिंग करते हैं या क्लास 10th के अंदर जब फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ का मैं फॉर्मूला क्या कर सकूँ, रिमेम्बराइज कर सकूँ। तो इसका सबसे साधारण सा उदाहरण है जी, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि जी सबसे पहले हम शुरू कैसे करें, हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ द थिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता देता हूँ जिनके चार्जेस आपको पता होने चाहिए, जिसके आधार पे आप आसानी से क्या क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात की जाए तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की। भाई आपकी जो केमिस्ट्री में ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। अब अल्कली मेटल्स इसे क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? जैसे भाई मान लेता मैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जो आने वाले जो मौजूद एलिमेंट है दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये वो एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के अंदर पाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर मान लें जी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर सोडियम के टुकड़े को उठाकर अगर आप पानी में डाल देते हो तो वो क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, कैच फायर। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ होगा वो कैसा ऑब्टेन हुआ होगा? बेसिक इन नेचर। अब सॉल्यूशन बेसिक होने की वजह से इन मेटल्स को किस नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपकी जितनी भी अल्कली मेटल्स होती हैं उनके ऊपर पाए जाने वाला जो चार्ज रहा होगा वो रहा होगा +1। लिथियम +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, रुबीडियम +1, सीजियम +1। और आपका जो एलिमेंट होता है Fr जी, ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है क्या इमिट करवाने की जी? आपके पार्टिकल्स इमिट करवाने की। वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स हो सकता है। तो ये पार्टिकल इमिट करवा दे, ऐसी स्पीसीज को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कह सकते हो। दूसरी बात की जाए, अगर मान लीजिए कि जी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आपका फॉर्मूला मेकिंग में यूज नहीं हो रहा है, इसकी जगह अगर कोई दूसरा आपका कंपोनेंट यूज हो रहा है, दूसरा ग्रुप का एलिमेंट यूज हो रहा है, तो दूसरे ग्रुप एलिमेंट के अंदर आपको पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। कौन से मेटल्स के नाम से? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से। अब क्वेश्चन ये कि कौन कौन से आपकी मेटल्स रही होंगी जिन्हें मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जान सकता हूँ। तो सबसे पहली जो मेटल मौजूद रही होगी दैट इज बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंटियम +2 एंड दैट इज ए बेरियम +2। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जी, दैट इज ए बेरियम और ये होता है बेरिलियम। तो कम से कम आपके पास इन चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर एक बार आपको डिफरेंस चार्जेस के और सिंबल पता चल गए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? किसी भी चीज का फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हो। और कुछ मेटल्स बता देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल जो आपके बार बार फॉर्मूले मेकिंग के अंदर क्या होगी? रिपीट। जैसे बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम। आपका जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर जो चार्ज पाया जाता है उसका सिंबल Al होता है। उसके ऊपर पाई जाने वाला जो चार्ज रहा वो कितना रहा होगा? +3। ऐसे ही आयरन की बात कर लेते हैं। आपका जो आयरन होता है, कौन होता है? आयरन। आपका आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा सकता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +3 में। दैट इज अगर मैं कहूँ कि आयरन रहा होगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो सकता है? +2 भी हो सकता है। आयरन पे चार्ज कितना हो सकता है? +3 भी हो सकता है। तो ये आपके क्या रहे होंगे? चार्जेस ऑन आयरन। जब आयरन के ऊपर +2 चार्ज रहा होगा तो उसके नाम के पीछे आपको शब्द मिला होगा OUS। और वही आयरन अगर +3 रहा होगा तो उस आयरन के पीछे नाम मिला होगा IC। एक जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा जी FeSO4, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फेरस सल्फेट। मैं कहूँ जी Fe2SO4 होल थ्राइस। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फेरिक सल्फेट। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के ऊपर आपका जो चार्ज मौजूद होता है दैट इज +1। ऐसे ही आपका जो कॉपर मौजूद होता है उसके ऊपर
दो चार्जेस मौजूद होते हैं, +1 और +2। अगर +1 मौजूद रहा होगा तो उसके नाम के पीछे आपको क्या मिलेगा, OUS। अगर +2 रहा होगा तो उसके नाम के पीछे क्या मिलेगा जी, आपको IC। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट मेटल्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपकी टीन की बात की जाए तो टीन पे जो चार्ज होता है वो +2 भी होता है, और कितना मौजूद होता है, +4 भी मौजूद होता है। ऐसे ही लेड की बात की जाए तो लेड के ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है वो कितना मौजूद होता है, +2 चार्ज इसके ऊपर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस होते हैं जिनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से क्या क्रिएट कर सके, कोई फॉर्मूला क्रिएट कर सके। ये तो हो गई जी कुछ मेटल्स की बातें। और मेटल्स आपको पता है किसकी फॉर्मेशन करती हैं, केटाइंस की। मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से कोई भी कंपोनेंट किसकी फॉर्मेशन कर सकता है, केटाइन की। अब किसी भी केटाइन पे कितना चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ होगा वो डिपेंड करेगा कि मेटल आपकी कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। अब कुछ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस होने के बाद हम चलते हैं कुछ ऐसे चार्जेस के ऊपर जो केस से दिखा रहे होंगे नेगेटिव। भाई किसी पॉजिटिव कंपोनेंट को अगर फॉर्मूला मेकिंग करनी है तो कम से कम एक कंपोनेंट के पास दूसरा हिस्सा क्या होना चाहिए, दैट इज ए नेगेटिव कंपोनेंट। शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव स्पीसीज। सबसे पहले जो नेगेटिव स्पीसीज होती है दैट इज ए क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन का जो फॉर्मूला होता है उसे कहा जाता है Cl-। ऐसे ही होता है ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, फ्लोराइड आयन F नेगेटिव, आयोडाइड आयन I-, साइनाइड आयन Cl-। ऐसे ही इंपॉर्टेंट आयन नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3। इसी जैसा दिखने वाला दूसरा नाम नाइट्राइट आयन, तो फॉर्मूला होगा NO2-। इसके बाद आयन होती है परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन का फॉर्मूला होता है MnO4-। याद कैसे रखोगे, एक कंपोनेंट होता है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है जी पोटाशियम परमैंगनेट। तो पोटाशियम शब्द वहां से हटा दिया जाए, पोटाशियम पे चार्ज कितना मौजूद होता है, +1। अब +1 को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले कंपोनेंट पे चार्ज कितना मौजूद होगा, -1। तो ये रही आपकी पोटाशियम परमैंगनेट आयन। दैट इज, अगर मैं कहूँ जी डाइक्रोमेट आयन, तो केमिस्ट्री में जो डाइक्रोमेट आयन होती है उसे Cr2O7 2- के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको डायरेक्टली क्या करने पड़ेंगे, रिकॉल करने पड़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसकी सहायता से आप आसानी से क्या बना सकते हो, कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे सल्फाइड आयन की बात की जाए तो सल्फाइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है, S2-। ऐसे ही अगर सल्फाइड होता है तो ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या रहा होगा, O2-। ऐसे ही आपकी दूसरी आयन मौजूद होती है दैट इज परोक्साइड आयन। परोक्साइड आयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2-2-। ऐसे ही आपकी दूसरी आयन होती है सुप्रोक्साइड आयन, और सुप्रोक्साइड आयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2-। ये आसानी से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेकिंग। साथ साथ जब सल्फर के कंपोनेंट चल रहे हैं तो ऐसे ही एक आयन मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड ए सल्फेट आयन। शब्द जुड़ा हुआ है ATE। मैं कहूँ जी सल्फाइट आयन, तो सल्फाइट आयन का फॉर्मूला होता है SO3-2-। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जिनके बारे में आपको क्या पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर एक बार आपको चार्जेस किसी भी कंपोनेंट की याद हो गई तो आसानी से आप उसका क्या तैयार कर सकते हैं, फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट को कि और कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में आपकी सिलेबस के अंदर दे रखा है, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्या क्रिएट करवा सकता है, कोई फॉर्मूला क्रिएट करवा सकता है। जैसे हम कहें जी फॉस्फेट की बात की जाए तो एक आयन होती है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फाइड आयन। और फॉस्फाइड आयन का जो सिंबल होता है वो होता है P3।
भाई फोस्फोरस पे कितना नेगेटिव चार्ज मौजूद रहा होगा, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज मौजूद रहा होगा। ऐसे ही मैं कहूँ जी फोस्फेट आयन, तो फोस्फेट की बात की जाए तो फोस्फेट पे जो चार्ज मौजूद होता है वो कितना मौजूद होता है, PO4 3 माइनस, तो फॉर्मूला क्या रहा होगा, PO4 और उसकी यूनिट कितनी नेगेटिव चार्ज मौजूद रही होगी, -3। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जिनके बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए कि जी उनके चार्जेस और क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी आयन है जो आपकी फॉर्मूला मेकिंग में क्या करती हुई नजर आएंगी, मदद करती हुई नजर आएंगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे जी आपके फॉस्फोरस की बात की जाए, इनकी बात की जाए, ऐसे ही आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डेट इज कॉल्ड नाइट्राइट। नाइट्राइट पे जो चार्ज मौजूद होता है वो कितना मौजूद होता है, N3 नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। कितना मौजूद होता है, N3 नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ कैटाइन है, कुछ एनाइन है, जिसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, रिकॉल होने चाहिए, जिसकी वजह से आप आसानी से क्लास 10th हो 12th हो किसी भी प्रकार का फॉर्मूला क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ जी एक फॉर्मूला होता है डेट इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन। आपकी एक एसिड होती है जो आपकी टमाटो के अंदर मिलती है, उस एसिड को आप क्या कह सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड कह सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ जी ऑक्सैलिक एसिड है तो इसे तो आप क्या कह सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड। इस ऑक्सैलिक एसिड के अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं दोनों के दोनों, तो मैं क्या ऑब्टेन करवा सकता हूँ, ऑक्सलेट आयन ऑब्टेन करवा सकता हूँ। तो ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला क्या रहा होगा, C2O4 2 माइनस, मतलब मैं कह सकता हूँ जी दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए ऑक्सलेट आयन। तो आप आसानी से किसी भी कंपोनेंट का क्या तैयार कर सकते हैं, फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्हीं कंपोनेंट के आपको मैं क्या बना के दिखाता हूँ, फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला। सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्रॉ करने से पहले, बनाने से पहले सबसे पहला आपका स्टेप होगा जी हर इंडिविजुअल एलिमेंट का आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला या सिंबल लिखना है। जैसे आप क्या कह सकते हो, अगर बात की जाए कुछ और नेगेटिव स्पीसीज की, तो आपकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज होती है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनेट आयन। तो जो आपकी कार्बोनेट आयन होती है उसका फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस। ऐसे ही आपकी दूसरी आयन मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड ए कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। तो फॉर्मूला क्या रहा होगा, HCO3 माइनस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला स्टेप कहता है जी हर इंडिविजुअल स्पीसीज की कैटाइन का सिंबल लिख लो और किसका सिंबल लिख लो, एनाइन का, और उनके जो इंडिविजुअल चार्जेस है वो इनके क्या कर लो जी, नीचे लिख लो। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ जी मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला चाहिए। किसका फॉर्मूला चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट का। अगर एक बार आपको फॉर्मूला मेकिंग आ गई तो सबसे आसान बात क्या हो जाएगी, किसी भी रिएक्शन को फॉर्मूला मेक कर सकते हो। दूसरा, फॉर्मूला मेकिंग आने की वजह से आप किसी भी रिएक्शन की आसानी से क्या करवा सकते हो, बैलेंसिंग करवा सकते हो, प्रोडक्ट ऑब्टेन करवा सकते हो किसी भी रिएक्टेंट से। जैसे मैं कहूँ जी एल्यूमिनियम सल्फेट, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहा होगा जी, इस हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। कैसे, मैं कहूँ जी ये दो शब्दों से मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम, प्लस किससे मिलके बना होगा, सल्फेट। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है जी, आप शुरू में ही किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल लो जी, सिंबल। तो सबसे पहले सिंबल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो सिंबल जो एल्यूमिनियम का रहा होगा डेट इज Al। सल्फेट का जो सिंबल रहा होगा वो अभी अभी लिखा था आपके सामने, क्या होता है, SO4। अब ध्यान से सुनना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है जी अगर किसी स्पीसीज के पास एक से ज्यादा एटम मौजूद हो उसे केमिस्ट्री में पॉली एटॉमिक स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉली एटॉमिक स्पीसीज कहा जाता है। अगर किसी भी कंपोनेंट के पास एक से ज्यादा एटम मौजूद हैं तो उसे पॉली एटॉमिक स्पीसीज कहा जाता है। और फॉर्मूला मेकिंग का मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा एटम मौजूद हैं तो उस स्पीसीज को आपको क्या करना है जी, ब्रैकेट में क्लोज करना है। किस में क्लोज करना है, ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर एक से ज्यादा एटम मौजूद है तो आप इसे आसानी से किस में क्लोज कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर 4 आपका क्या कहता है जी, अब उस इंडिविजुअल स्पीसीज के आपको क्या कैलकुलेट करके देखने हैं, चार्जेस कैलकुलेट करके देखने हैं। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, अभी अभी बताया था, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 रहा होगा। सल्फेट पे चार्ज कितना रहा होगा, -2 रहा होगा।
अब ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको एक ऐसा इंटीजर, एक ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों संख्याओं का पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, डिवीजन हो जाए, डिवाइड की जा सके। तो जी ऐसी संख्या यहाँ से कितनी रही होगी, 1। दोनों को कितने से डिवाइड कर देता हूँ, 1 से डिवाइड कर देता हूँ। अब जैसे ही आप फॉर्मूला मेकिंग करेंगे तो फॉर्मूला मेकिंग करते वक्त आपको क्या करना है, जो भी इंटीजर दे रखे हैं उनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो चार्जेस दे रखे हैं उनके निशान को वहां से हटा देना है। तो ये चार्जेस निशान हटा दिए गए और इनको आपस में करवा दिया गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो डिजिट रही होगी दैट इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट उसे कहा जाता है जो किसी के पैर में जाके लग जाए कोई संख्या, दैट इज सबस्क्रिप्ट। तो ये जो संख्या है ये एल्यूमिनियम के पैर में जाके लग चुकी होगी, दैट इज Al2। और दूसरा जो फॉर्मूला रहा होगा वो दैट इज SO4 होल थ्राइस। ये किसका फॉर्मूला रहा होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ जी मुझे एल्यूमिनियम फोस्फाइड का फॉर्मूला तैयार करना है, किसका तैयार करना है, एल्यूमिनियम फोस्फाइड का। अभी अभी मैंने पढ़ा था जी और पढ़ाया भी था कि एल्यूमिनियम, सबसे पहले उन एलिमेंट्स के सिंबल लिख लो नीचे, एल्यूमिनियम फोस्फाइड P। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना मौजूद रहा होगा, +3। फोस्फाइड पे चार्ज कितना मौजूद रहा होगा, -3। अब आपको ये देखना है कि क्या उस इंडिविजुअल स्पीसीज के अंदर एक से ज्यादा एटम मौजूद तो नहीं। देखने भी पता चला दोनों के पास एक एक एटम मौजूद है। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों का पूर्णतः क्या किया जा सके, विभाजन, डिवीजन किया जा सके। तो वो संख्या कितनी रही होगी, 3। जैसे ही आपने इनको डिवाइड किया तो मुझे पता चला जी आंसर 1। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किसको हटाकर, साइन को हटाकर, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हटाकर। फिर आपस में इनको क्या करवा दो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया होगा, ये किसका फॉर्मूला तैयार हो चुका होगा, एल्यूमिनियम फोस्फाइड का। ऐसे ही आप हजारों फॉर्मूले अपने आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। जैसे और कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। मैं कहूँ जी कैल्शियम कार्बोनेट, मुझे किसका फॉर्मूला तैयार करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सबसे पहला स्टेप, सिंबल लिख लेता हूँ। कैल्शियम का सिंबल क्या रहा होगा, Ca। कार्बोनेट का सिंबल क्या रहा होगा, CO3। अगर किसी कंपोनेंट के पास एक से ज्यादा एटम मौजूद हो तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, उसको आप किस में क्लोज कर दो, ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट में क्लोज किया। अब देखो जी दोनों के ऊपर चार्जेस। अब ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों का कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवीजन। तो वो संख्या कितनी रही होगी, 2। ये संख्या आपको खुद सोचनी पड़ेगी, आराम से सोच सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगी कि वो संख्या क्या रही होगी। इसके बाद दोनों संख्याओं को क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद जो भी संख्या यहाँ से ऑब्टेन हुई होगी उसको आपस में क्या करवा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, अगर मान लेते हैं किसी कंपोनेंट के पास इंटीजर एक आ जाता है और वो पॉलीएटॉमिक आयन की स्पीसीज जो है उसके ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई ब्रैकेट अगर एक से मल्टीप्लाई होए तो आपको करना क्या है, उसका ब्रैकेट वहां से हटा देना है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। जैसे ही ये 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो कंसेप्ट कहता है जी उस पॉली एटॉमिक आयन का ब्रैकेट वहां से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ताकि आप आसानी से उसका क्या तैयार कर सके, फॉर्मूला तैयार कर सके। अगला, अगर मैं कहूँ जी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो कैल्शियम का सिंबल रहा होगा डेट इज Ca। बाइकार्बोनेट, एक से ज्यादा एटम मौजूद रहे होंगे उसे आप किसमें एनक्लोज कर दो, ब्रैकेट के अंदर। बाइकार्बोनेट आयन पे अभी अभी चार्ज पढ़ाया था, कितना मौजूद होता है, -1। आपके कैल्शियम पे कितना चार्ज मौजूद होता है, +2। ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों संख्याओं का पूर्णतः विभाजन किया जाए, डिवीजन किया जाए। तो वो संख्या कितनी रही होगी, 1 रही होगी। कितनी रही होगी वो संख्या, 1 रही होगी। आंसर फ्रैक्शन में नहीं पहुंचने चाहिए। दूसरा, अगर इसके बाद मैं कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, किसको हटाकर, चार्जेस के निशान को हटाकर। अगर संख्या 1 से मल्टीप्लाई होती तो मैं किसको हटा देता, आपके ब्रैकेट को। लेकिन संख्या 1 से बड़े इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रही है तो किसको नहीं हटा सकता, संख्या को। तो आंसर यहां से जो ऑब्टेन हुआ होगा वो ये ऑब्टेन हुआ होगा, जिसे आप क्या कह सकते हो,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपके सामने कहूँ जी मुझे किसका फॉर्मूला क्रिएट करना है जो आपके सिलेबस में, डेट इज बेरियम सल्फेट। मैं कहता हूँ जी किसका फॉर्मूला तैयार करना है, बेरियम सल्फेट का। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो उस फॉर्मूले को तैयार, कैसे, बेरियम का सिंबल Ba, सल्फेट का सिंबल SO4। अगर किसी भी स्पीशीज के पास एक से ज्यादा एटम मौजूद हों तो सबसे पहला स्टेप आपको ब्रैकेट लगाना है। बेरियम पे चार्ज कितना मौजूद रहा होगा, +2। सल्फेट आयन पे चार्ज कितना मौजूद रहा होगा, -2। एक ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों संख्याओं का पूर्णतः विभाजन किया जा सके, डिवीजन किया जा सके। वो संख्या 2 रही होगी, इधर से भी वो संख्या 2 रही होगी। दोनों को डिवीजन करने पे पता चला +1, पता चला -1। इसके बाद आपका कंसेप्ट क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अगर ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका नियम क्या कहता है जी, ब्रैकेट को वहां से हटा देना है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला रहा, बेरियम सल्फेट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कंसेप्ट मेरे द्वारा बताया गया होगा वो अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसी कंसेप्ट के आधार पे अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। घर पे बैठ के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।